हाय दोस्तों, जय हिंद। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अल्टरनेटर का पार्ट 3 30 MCQ क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपके विद्युत उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है जो ITI की सामान्यता किताबों में बहुत कम दिया है, हो सकता है कि ना हो। देख लीजिए, सामान्यतया तेल शीतलित ट्रांसफार्मर श्रेणी ए या वर्ग ए के होते हैं, जबकि वायु शीतलित ट्रांसफार्मर वर्ग ए या ई दोनों के हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रत्यावर्तक की दक्षता हो सकती है। इसका आंसर होगा बी। इसका बी आंसर है। अगला देखिए, प्रत्यावर्तक की दक्षता के लिए सत्य है। जो प्रत्यावर्तक की दक्षता हो या किसी की भी दक्षता हो, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन प्रत्यावर्तक का भाग नहीं है। तो यहाँ पर कंजर्वेटर जो है वो प्रत्यावर्तक का भाग नहीं होता है। ये भाग होता है ट्रांसफार्मर का, इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसमें ट्रांसफार्मर का 1/10 भाग तेल रहता है, 1/10वां हिस्सा या 1/10वां हिस्सा मतलब ट्रांसफार्मर का होता है ये। अगला, निम्न में शक्ति गुणक के लिए सत्य है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर के लिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर आपका जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे cos फाई इक्वल टू R/Z, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात या वास्तविक शक्ति तथा प्रतिकारी शक्ति का अनुपात भी होता है। cos फाई जैसे KW इक्वल टू KVA cos फाई, ये भी होता है। और यहाँ पर cos फाई बराबर हम KW/KVA लिख सकते हैं। एक और होता है, ये होता है I ओमेगा, कार्यकारी धारा I ओमेगा मतलब वर्किंग करंट इक्वल टू, यहाँ पर होता है I0 शून्य लोड करंट cos फाई, ये भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका होगा डी, सभी सही है। तो शक्ति गुणक के सभी फॉर्मूले हैं। अगला है, निम्न में शक्ति गुणक को परिभाषित किया जा सकता है। तो वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति होता है, ये cos फाई होता है, शक्ति गुणक होता है। यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर आपका ये किलोवाट होता है, ये वास्तविक शक्ति होती है, ये होता है KVA और इधर होता है kVAR। तो इसको प्रतिकारी शक्ति कहते हैं, इसको आभासी शक्ति और इसको वास्तविक शक्ति। ये इसको रियल या ट्रू पावर, इसको अपरेंट पावर। और हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रत्यावर्तक का उत्तेजन परिवर्तित किया जाए तो निम्न में क्या बदलता है। क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन सही होगा। जब एक्साइटेशन बदला जाएगा तो उस समय शक्ति गुणक चेंज हो जाता है। KVA रेटिंग चेंज तो होता है, परंतु एक कंडीशन होती है। यहाँ पर नीचे अगला दिया गया है, यदि प्रत्यावर्तक के प्रथम चालक की इनपुट शक्ति को स्थिर रखते हुए उत्तेजन में परिवर्तन किया जाए। जो प्राइम मूवर है उसकी इनपुट जो है उसको अगर फिक्स रखा जाए तो एक्साइटेशन जब परिवर्तित किया जाएगा तो उसकी रेटिंग केवल बदलती है तथा किलोवाट निर्गत पहले के समान ही रहता है, मतलब नहीं बदलता है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रत्यावर्तक के उत्तेजक की रेटिंग, जो एक्साइटर होता है
प्रत्यावर्तक का जो एक्साइटर होता है उसकी रेटिंग किस में ली जाती है? तो एक्साइटर जो होता है वो डीसी शंट जनरेटर होता है। तो जनरेटर का रेटिंग हमेशा किलोवाट में लिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कार्बन ब्रशों को किस पर स्थापित किया जाता है? तो ब्रश होल्डर पर स्थापित किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कार्बन ब्रशों पर स्प्रिंग पत्ती का दबाव कितना होता है? तो कार्बन ब्रशों पर स्प्रिंग पत्ती का दबाव डी ऑप्शन आपका सही होगा। 0.10 से 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का डी सही होगा। अगला है यदि कोई प्राथमिक चालक 3600 आरपीएम पर गतिशील है, यदि प्रत्यावर्तक 60 हर्ट्ज उत्पन्न कर रहा हो तो प्रत्यावर्तक के ध्रुवों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर अल्टरनेटर के पोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दी गई तो पोलों की संख्या यहाँ पर एक फार्मूला होता है n = 120 F/P। तो P को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो P = हो जाएगा 120 × 60/300 तो 0 0 0 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे, 6 छक्का 36, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। यहाँ सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन सही है। अगला है प्रत्यावर्तक को सदैव स्थिर गति पर चलाना चाहिए ताकि उसके स्थिर आवृत्ति प्राप्त हो उससे स्थिर आवृत्ति प्राप्त हो। जो आवृत्ति एफ है, जो आवृत्ति आपको एफ जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी? एफ = होता है NP/120। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है प्रत्यावर्तक की हंटिंग को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? फ्लाई व्हील, बाहरी फ्लाई व्हील पहला ऑप्शन। दूसरा है डैशपॉट या कप रोक। तीसरा है पिंजरा प्रारूपी कुंडलन। चौथा है हाइड्रोजन शीतलन। तो हंटिंग के लिए हाइड्रोजन शीतलिंग का यूज नहीं किया जाता है। जब ओवरलोड पर मशीन होती है या बड़ी मशीनें होती हैं तो उनके कूलिंग के लिए हाइड्रोजन शीतलन का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन कूलिंग जो है ये इसका ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों आइटम जो है वो हंटिंग को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हंटिंग दोस्तों अल्टरनेटर पर बार बार लोड चेंज करने से अल्टरनेटर में हंटिंग उत्पन्न हो जाती है। अगला है क्षैतिज प्रत्यावर्तकों में किस बियरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है? जो क्षैतिज अल्टरनेटर होते हैं उसमें रोलर बियरिंग का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। रोलर बियरिंग जो है वो क्षैतिज प्रत्यावर्तकों में किस बियरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही होगा। 14 का डी ऑप्शन सही होगा। थ्रस्ट और स्टेप बियरिंग जो है वो ऊर्ध्वाधर अल्टरनेटर के लिए होते हैं और क्षैतिज के लिए रोलर और बॉल बियरिंग होते हैं। दोस्तों याद रखना डी ऑप्शन इसका सही है। अगला मध्यम शक्ति उत्पादन करने वाले प्रत्यावर्तकों में उपयोगी बियरिंग, जो मध्यम शक्ति उत्पादित करते हैं उसमें बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला ऊर्ध्वाधर प्रत्यावर्तकों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जो खड़े होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसमें थ्रस्ट बियरिंग का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ब्रुशलेस प्रत्यावर्तक में कितने स्लिप रिंगों का उपयोग किया जाता है? जब ब्रुश ही नहीं लगेंगी तो मतलब कार्बन का क्या होगा? कार्बन ब्रुश जब स्लिप रिंग ही नहीं लगेंगे, जब ब्रुश नहीं लगेंगे तो ब्रुश स्लिप रिंग में सप्लाई कहाँ से प्राप्त होगी या स्लिप रिंग से सप्लाई आउटपुट हम कैसे देंगे? तो यहाँ पर बिगर ब्रुश के अल्टरनेटर बनाया जाता है और उसमें स्लिप रिंगों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। अगला है प्रत्यावर्तक में हंटिंग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हंटिंग जो होता है उसको स्विंगिंग भी कहते हैं या झूलना। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है प्रत्यावर्तक में हंटिंग किस कारण से उत्पन्न होती है? जो हंटिंग होती है ये बार बार लोड परिवर्तन से हंटिंग उत्पन्न हो जाती है। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है उत्तेजक समानता होते हैं तो डीसी शंट जनित्र। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्तेजक की गति
उत्तेजक की गति प्रत्यावर्तक की अपेक्षा होती है। जो एक्साइटर होता है और प्राथमिक चालक होता है और प्रत्यावर्तक होता है, तीनों एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं, तो तीनों की गति एक समान होगी। तो यहाँ उत्तेजक की गति अल्टरनेटर के या प्रत्यावर्तक के समान होगी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, एक प्रत्यावर्तक 1500 आरपीएम पर प्रचालित है, इसके ध्रुवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पोलों की संख्या पूछी गई है, तो P = 120 F/N। तो यहाँ पर 120 गुणे, जब फ्रिक्वेंसी नहीं दी जाती है तो मानक फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं 50 हर्ट्ज, और एन जो है गति 1500 दी गई है, 1500 यहाँ रखेंगे, 0 0 सभी कैंसिल हो जाएंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 3, 3 से इसको 12 को काट देंगे, 4 आएगा। तो ध्रुवों की संख्या ऐसे स्थान में 4 होगी जब गति 1500 आरपीएम हो। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, ध्रुवों का साइज किसके अनुसार लिया जाता है, बुरसों का साइज किसके अनुसार लिया जाता है। तो बुरसों का साइज हमेशा धारा क्षमता के अनुसार लिया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है, फ्लक्स का वह अंग जो काम में नहीं आता। लीकेज फ्लक्स जो होता है इसका कोई काम ही नहीं है, लीकेज तो मतलब क्षरण हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, प्रत्यावर्तक को समांतर में संयोजित करने के लिए फेज सीक्वेंस की अवस्था सही करने के लिए किस मापक उपयंत्र का उपयोग करते हैं। तो जो फेज सीक्वेंस टेस्ट जब किया जाता है तो वहाँ पर सिंक्रोस्कोप और फेज सीक्वेंस टेस्टर, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। मेगर का उपयोग हाई रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये दोनों यंत्र जो हैं, फेज सीक्वेंस टेस्टर और सिंक्रोस्कोप, दोनों फेज सीक्वेंस टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अगला है, फेज सीक्वेंस टेस्टर में सामान्यतः किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। यदि प्रत्यावर्तक की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 500 आरपीएम हो तो इसे कितने ध्रुवों की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, पोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और गति दी गई है, तो यहाँ पर पोलों की संख्या P बराबर हो जाएगा 120 गुणे 50/500, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 12 आएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, 12 ध्रुव। अगला, एक पवन टरबाइन जनरेटर के लिए उपयोग किए गए 6 ध्रुव के प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की एक चक्रण में पारित विद्युत डिग्री की संख्या है। तो यहाँ पर जो होता है, एक चक्र में यांत्रिक डिग्री 360 होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब विद्युत डिग्री पूछी गई है, जो यांत्रिक डिग्री बराबर होता है 360, एक चक्र बराबर होता है 360 यांत्रिक डिग्री। तो यहाँ पर विद्युत डिग्री पूछी गई है। मैंने एक बार एक ट्रिक बताई थी, दोबारा से देख लीजिए। 2 PM, ये ट्रिक थी 2 PM। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा E = P थीटा EM। तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है और ये मैकेनिकल डिग्री है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री = पोलों की संख्या 6 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2, और इनटू मैकेनिकल डिग्री जो है ये आपकी हो जाएगी 360। तो इससे इसको काट देंगे 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 3 × 18 = 8, हासिल में 1 3 × 9 और 1 10, 1080। डी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों नीचे सॉल्व भी है, देख लीजिए। अगला है, जब शक्ति गुणक सुधर जाता है तो अल्टरनेटर की किलोवाट क्षमता होगी। जब पावर फैक्टर सुधर जाता है उस समय अल्टरनेटर की जो किलोवाट क्षमता होती है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला, 2 प्रत्यावर्तक के समांतर प्रचालन के लिए उनमें समान होना चाहिए। जब 2 अल्टरनेटर होते हैं तो उनके मतलब दोनों अल्टरनेटर को समांतर में जब प्रचालित किया जाता है तो उस समय उनकी वोल्टेज रेटिंग एक समान होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही है।
नोट में मैंने लिखा है प्रत्यावर्तक के समांतर प्रचालन के लिए शर्तें। आवृत्ति समान होनी चाहिए, कला या फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, समान फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, समान वोल्टेज टर्मिनल या टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। दोस्तों, 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं, इसका आंसर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिख करके भेजेंगे और इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा। देख लीजिए, एक 8 ध्रुव का अल्टरनेटर 900 आरपीएम पर गति कर रहा है तो उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति की गणना करें। अगला है, उच्च गति अल्टरनेटर चालित होता है या किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसका आंसर कल बताया जाएगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिख करके हमको भेजें। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। अपने मित्रों और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।